सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम 28 अक्टूबर के बारे में जानेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और अभी वर्तमान के अंदर जो है वो 21वां वर्ल्ड एनिमेशन दिवस को मनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की और बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां पर हुआ है। तो भारत के साथ में अलग अलग कंट्रीज, या कह सकते हैं मित्र देश, बहुत सारे एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। उसी के क्रम के अंदर गिनी की खाड़ी के अंदर यूरोपियन संघ और भारत के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है गिनी की खाड़ी। और इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ है उनके बीच में गिनी की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही के दौरान कंडक्ट किया गया। अगर बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से नौसेना के जितने भी जो जहाज है उन्होंने कौन कौन से ने भाग लिया, तो देखते हैं कि नौसेना का जो भाग, जो अभी जहाज है उनके बारे में बात करें तो सुमेधा है, इतालवी नौसेना का जहाज ITS फॉस्करी है, फ्रांसीसी नौसेना का जहाज FS वेंटोसे है, इसके अलावा स्पेनिश नौसेना का जहाज टोर्नेडो भी शामिल है। आप देख पा रहे हैं कि हर बार, या कह सकते हैं हर महीने कोई ना कोई देश भारत के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है। और उसका महत्वपूर्ण कारण सिर्फ एक ही है कि हिंद महासागर के अंदर भारत की मौजूदगी को लगातार बनाए रखना। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि श्रीलंका के द्वारा एक बहुत बड़ा भी जासूसी युद्ध बोध कह सकते हैं, अनुसंधान के विषय के रूप में देखें तो एक बहुत बड़ा जहाज अभी श्रीलंका का विजिट कर रहा है और वाकई उसकी चिंता वाकई भारत की लाजमी है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत भी हिंद महासागर में लगातार अपने मित्र, या कह सकते हैं अन्य पड़ोसी देशों के साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करता रहता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में इंडिया शब्द हटाने का निर्णय लिया है। हाल ही के दौरान हम सब देख रहे हैं कि इंडिया की जगह पे भारत का जो है शब्द का प्रयोग बार बार किया जाने लगा है और केंद्रीय मंत्रालय ने भी ऐसी कुछ एडवाइजरी लागू करी है कि क्यों इंडिया शब्द का उपयोग हटा करके उसकी जगह पे भारत का कर दिया जाए। और इसी के क्रम के अंदर उत्तराखंड जो है पूरे भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना है जहां पे स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर वहां पे इंडिया शब्द का प्रयोग पहले किया जा रहा था, लेकिन अब वर्तमान में उसको इंडिया शब्द को हटा करके वहां पे भारत कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। हाल ही के अंदर किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। आज का सबसे बर्निंग इशू है वो सिर्फ यही है और इसी के बारे में लगातार केंद्र सरकार कतर के साथ में प्रयास कर रही है कि किस प्रकार उन लोगों को बिना उनकी कोर्ट में सुनवाई होने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उन 8 जो पूर्व नौसेना के जो कर्मी थे उनको मौत की सजा सुनाई है। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूं कि ये सारे के सारे 8 के 8 जो जितने नौसैनिक थे, इन्होंने पहले नेवी में काम किया था। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में एक कंपनी थी, कतर की कंपनी थी, वहां पे उन्होंने उसमें काम करना शुरू किया। कतर का ये आरोप है कि ये लोग हमारी जासूसी कर रहे थे और इसके लिए 2022 अगस्त के आसपास इस पे मुकदमा दर्ज कराया गया और अभी वर्तमान में 1-2 दिन पहले कतर ने, वहां के जो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। भारतीय लोग बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके परिवारजन बहुत ज्यादा चिंतित है कि जो हमारे 8 पूर्व सैनिक हैं या नौ सैनिक हैं उनको इस सजा से बचाया जाए और इसके लिए सरकार जो है सक्षम स्तर पर प्रयास कर भी रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। कतर की अदालत ने अगस्त 2022 के अंदर भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को गिरफ्तार किया था और वहां पे उनको अभी हाल ही में मौत की सजा उनको सुनाई गई है। कतर का ये मानना है कि वो जो है वो लोग जो थे, जो पूर्व सैन्य कर्मी थे, जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे कुछ जासूसी जैसी कुछ गतिविधियां करी थी। और अगर देखा जाए तो जासूस जैसी अगर कोई भी गतिविधियां करता है तो कोई भी ऐसी सजा सुना सकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हाल ही में एयरबेस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ में समझौता किया है। मैं आपको बताता चलूं कि एरोस्पेस जो है, यह कह सकते हैं कि यहाँ का जो एयरबेस है, ये एयरबस एक कंपनी है जो विमानन कंपनी है और ये बेसिकली क्या बनाती है, ये एयरक्राफ्ट बनाती है और बहुत सारी अलग अलग जो कंपनियां, जो निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी है, वो यहाँ से इनको ऑर्डर देती है और उनको पूरा करने का काम वो करती है। लेकिन हाल ही के अंदर जो IIT है, IIT कानपुर के साथ में इन्होंने एक समझौता किया है। किसके लिए? छात्रों के लिए शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का समझौता दोनों के बीच में हुआ है।
जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर और एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का समझौता किया है। यूरोपीय स्पेस कंपनी जिसको एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा जो बनाती है, कंपनी का नाम एयरबेस है, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अलग अलग देशों के अंदर उनका कारोबार है और सबसे ज्यादा अगर वो काम करती है तो एयरक्राफ्ट बनाने का ही काम वो करती है। भारत के संदर्भ में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर टाटा और इंडिगो दो ऐसी बहुत बड़ी विमानन कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है कि हमारे को इतने विमान जो है भारत को चाहिए और भारतीय कंपनियां है ये। तो मुख्यालय इसका जो है वो लीडेन के अंदर है। संस्थापना इसकी अगर कह रहे हैं तो 1970 में हुई है। भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो और टाटा ने विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा कराया, जिसमें इंडिगो ने तो 500 करा था 3-4 महीने पहले। इंडिगो से पहले टाटा ने भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था, तो उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट जो लाने थे उनकी संख्या थी 470। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि एयरबेस कहां की कंपनी है और वर्तमान में आईआईटी कानपुर के साथ में उन्होंने कौन सा समझौता किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भारतीय महिला टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है, तो इसके बारे में आपको आंसर इसका बता देता हूं। अमूल मजूमदार इनका नाम है और ये पहले क्रिकेटर रहे, ऑब्वियस क्रिकेटर रहे तभी कोच बनेंगे। पहले उन्होंने आईपीएल के अंदर इन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में भी इन्होंने कार्य करा है और वर्तमान में इनको जो भारतीय क्रिकेट टीम महिला की है वहां पर उनको कोच बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। अमूल मजूमदार जिनका नाम है, भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इनको भारतीय महिला क्रिकेट की जो टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान के अंदर बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, उनका नाम रोजर बिन्नी है। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला है और वर्तमान में भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। और बीसीसीआई की स्थापना की अगर चर्चा करें तो 1928 में हुई है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला है। इन्होंने पहले राजस्थान रॉयल के लिए बल्लेबाजी कोच के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 कहां पे आयोजित किया गया, इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है गुरुग्राम के अंदर जो अभी राष्ट्रीय स्तर का एक सरस आजीविका मेला 2023 कंडक्ट किया, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दुधारू पशुओं को और ज्यादा प्रोत्साहित, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां जो जनित होती हैं, जो पशुओं के लिए विशेषकर होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी वहां पे नवाचारों को अपनाया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जाने वाला ये संगम है। सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है उसके माध्यम से इसको कंडक्ट किया जा रहा है और ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम है। उसी की पहल पे, उसी के इनिशिएटिव के तौर पे इसको जाना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशंस पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो वर्तमान के अंदर अगर फायर एंड सर्टिफिकेशंस की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले अगर बात करें कि वन और पर्यावरण के मिशन के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले किसी ने शुरुआत करी थी, उस वर्तमान के राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो पहले तो भारत की बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। तो देहरादून के अंदर फायर एंड सर्टिफिकेशंस पर यूएन फोरम की मेजबानी करने का जो गौरव है वो भारत को मिला है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान एफआरए जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 30 देशों के लगभग 55 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे किस पे चर्चा करी जाएगी, तो फॉरेस्ट फायर और सर्टिफिकेशंस का मतलब ये है कि जंगलों के अंदर जो आग लगती है उस आग को कैसे काबू पाया जाए, ऐसे कौन से मूल कारण है जिसकी वजह से आग लगती है, और आग जब लग जाती है तो उसको किस हिसाब से उसको कम किया जाए, उसकी रोकथाम की जाए, उसी विषयों पे क्या करी गई, चर्चा की गई है। अब अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण जैसी अभी कह सकते हैं हीट वेव ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जंगलों के अंदर आग लगना आम बात हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस फोरम को गठित किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एशियन पैरा खेल के अंदर भारत ने सर्वाधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कीर्तिमान रच दिया है। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मैं आपको बात बताता चलूं कि अभी एशियन गेम्स जो अभी हाल ही के अंदर आयोजित किए गए थे वो चीन के अंदर किए गए थे। तो और उसी के क्रम के अंदर जो अगर पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी उसी सेम ही देश के अंदर किया गया, चीन के अंदर।
बात कर लेते हैं एशियंस गेम्स के अंदर, तो वहां पे सबसे पहले जो रैंक पे लगे थे वो नंबर 1 पे रहा था चाइना, नंबर 2 पे रहा था जापान, नंबर 3 पे दक्षिणी कोरिया और नंबर 4 पे भारत। भारत ने अपने खेलों के इतिहास के अंदर बात करते हैं कि एशियन गेम्स की अगर शुरुआत हुई थी तब से लेकर के और अब तक चौथा स्थान भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अब तक रही है। 107 मेडल के साथ में भारत ने एशियन गेम्स के अंदर चौथा स्थान प्राप्त किया। बात करने वाले हैं कि पैरालंपिक्स गेम्स जो हाल ही के अंदर हांगजू एक सिटी है और ये चाइना के अंदर है, वहां पे वर्तमान के में जो है वो अभी एशियन गेम्स खेले जा रहे हैं पैरालंपिक कैटेगरी के अंदर। उसके अंदर भी जो है भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हाल ही के दिन कह सकते हैं कि अभी भी 82 मेडल के साथ में भारत जो है वो 18 स्वर्ण 23 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ में अपने सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। बात करने वाले हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ बाबू। उन्होंने निशानेबाजी के अंदर 247.7 स्कोर करते हुए और अभी जो 2024 के अंदर जो इस कह सकते हैं कि ओलंपिक खेल्स होने वाले हैं, पैरालंपिक होने वाले हैं, वहां पे उन्होंने अपना टिकट भी कटाया, वो वहां पे भाग लेने वाले हैं। इसके साथ ही भारत के लिए पेरिस के जो पैरालंपिक 2024 की जो कैटेगरी के अंदर जो है वहां पे भी उन्होंने अपना टिकट कटाया, वो वहां पे भी भाग लेने वाले हैं। तो पैरालंपिक की बात करें एशियन गेम्स की या फिर एशियन गेम्स की, दोनों की बात करें, उनके अंदर भारत ने अभी तक का अपना शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 9, वनडे विश्व कप इतिहास के अंदर सबसे तेज शतक रिकॉर्ड का अभी किस खिलाड़ी ने अपने नाम करा है? अभी वर्तमान के अंदर वनडे का जो विश्व कप वो भारत में खेला जा रहा है और भारत और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें हैं जो शीर्ष पे बनी हुई है। हालांकि लीग मैच अभी भी चल रहे हैं और अंडर जो 4 टीम्स के अंदर कोई भी स्थान बना सकती है। और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी, ओपनर खेलते हैं, उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। उन्होंने मात्र 40 गेंदों का उपयोग करते हुए उन्होंने 100 रन बनाए। किसके खिलाफ बनाए? तो उस देश का नाम है नीदरलैंड वैसे क्रिकेट की नई टीमों में से एक है, लेकिन उसने भी जो उलटफेर करते हुए काफी अच्छा अपना प्रदर्शन इन खेलों के माध्यम से अभी दिखाया है। और खिलाड़ी की आपको मैं बता ही चुका हूं कि ग्लेन मैक्सवेल है और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ये इतिहास अभी 40 गेंदों के अंदर 100 रन का बना करके रच दिया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहां हुआ है? तो इसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है 37, जो अभी जो हुआ है राष्ट्रीय जो खेल हो रहे हैं वो गोवा के अंदर हो रहे हैं। और राष्ट्रीय खेलों की बानगी है कि वर्तमान के अंदर ओलंपिक खेल का कोटा प्राप्त करने वाले टिकट्स की बारे में बात करें, एशियन गेम्स की बात करें या पैरालंपिक गेम्स की बात करें, भारत अगर इतना प्रदर्शन अच्छा कर पा रहा है तो उसकी जो नर्सरी है, जिसकी पौधशाला है, वो कहां से शुरू होती है? इन्हीं राष्ट्रीय खेलों से होती है। और वहां पे खिलाड़ी तैयार होते हैं और वही फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत करके आते हैं और भारत को गौरवान्वित भी करते हैं। तो इसी के क्रम के अंदर ये सारी चीजें हुई है। तो वर्तमान में गोवा के अंदर हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसके शुभंकर की अगर बात करने वाले हैं तो शुभंकर इसका मोंगा है, जो कोंकणी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। आदर्श व्याख्या की अगर बात करें तो गेट सेट गोवा की गोवा जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। 37वें राष्ट्रीय खेल वहां पे आयोजित किए जा रहे हैं और स्टेडियम का नाम है कौन सा? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 11, किस राज्य ने शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना की है? तो वर्तमान में बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने के लिए और ज्यादा उसको मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क अवसंरचना, जिसके अंदर शहरी जो फोकस है वो सबसे ज्यादा दिया है और इस राज्य का नाम है वो उत्तर प्रदेश है। और इसके अंदर जो है 500 करोड़ के आसपास का एक फंड रखा है और फंड के अंदर से ही या उसके माध्यम से ही जो है वो मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना को जो नाम है वो कौन सा दिया जा रहा है? ग्रिड योजना के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो सभी जगह अगर पूरे राज्य की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि सड़क परिवहन का आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और जिसकी वजह से अगर किसी भी देश का अगर विकास आपको सुनिश्चित करना हो तो वहां पे आपको सड़क परिवहन की सबसे ज्यादा क्या रखती है? आवश्यकता रहती है। और उसी के तर्ज के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी मुहिम शुरू करी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 12, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आजकल बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड लेवल की बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं कंपनीज हैं या फिर ऐसी फर्म काम करती हैं जो देशों की क्या बताती है? रैंकिंग बताती हैं, दशा बताती हैं, उसकी मेरिट्स के बारे में बताती हैं। वर्तमान में रिमोट वर्क के बारे में बात करी जा रही है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि भारत का अभी वर्तमान में 64वां स्थान उसको रैंकिंग मिली है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल के अंदर भारत 15वें स्थान से लुढ़क करके या कह सकते हैं
माइनस चला गया है। अगर देखा जाए तो पिछली बार का जो नंबर था वो था 49वां, और इसमें बढ़ करके कितना चला गया, 64वां। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि गिरता स्तर है, स्तर गिर रहा है, और काम की जो कह सकते हैं कि कैटेगरी है या उसका जो वातावरण है वो ज्यादा अच्छा नहीं रह रहा है। भारत को इसमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अव्वल स्थान किसका है, तो अव्वल स्थान है इसका डेनमार्क के। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है जिसमें बात करेंगे, आयरलैंड की बात करेंगे, नीदरलैंड की बात करेंगे, जर्मनी की बात करें, जो वहां की वर्किंग कंडीशंस को और ज्यादा, कर्मचारियों को ज्यादा बेहतर उपलब्ध कराती हैं। और इसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि 108 देशों का समूह है, या उसके अंदर जो है वो टोटल 108 देश शामिल है, उन्हीं के नाम से मेरिट बनती है। भारत का स्थान 64वां है, और प्रथम स्थान की बात करें तो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, और स्पेन चौथे स्थान पे है। और पिछले वर्ष जो है भारत जो 15 स्थानों से लुढ़क करके जो आया, तो काफी चिंताजनक विषय। यहां पे भी कामगारों की दशा और दिशा दोनों को सुधारने की आवश्यकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट किसने लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है, और कपास की एक किस्म कह सकते हैं, स्वच्छ कपास बने, सुंदर बने, टिकाऊ बने, मजबूत बने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉटन, कस्तूरी कॉटन जो है सबसे ज्यादा बिके और निर्यात सबसे ज्यादा हो, इसी की तर्ज के अंदर उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, और उस वेबसाइट का जो नाम है वो है कस्तूरी कॉटन की। और ये वर्तमान में जो कपड़ा मंत्री है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। देख लेते हैं कि ये ब्रांड विश्व कपास दिवस पर पेश किया गया, जो भारतीय कपास की सफेदी, कोमलता, शुद्धता और चमक और भारतीयता का प्रतिनिधित्व जो है वो करता हो। कपास के अंदर बहुत सारे रोग पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जिसकी वजह से कपास का उत्पादन कम होता है, और उसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रही है, जिसके अंदर किसानों को और ज्यादा सब्सिडी के माध्यम से उनको क्या देना, आर्थिक अनुदान देना। इसके अलावा और सारी चीजें हैं कि उनको बेचने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए भी बहुत बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, सोनाटा फाइनेंस में 10% उसकी जो हिस्सेदारी खरीदने के लिए किस बैंक ने एमओयू किया है, किसके साथ अनुबंधन किया है, और इसमें आरबीआई ने क्या इसको मंजूरी दे दी है? बिल्कुल, आरबीआई ने 10% की हिस्सेदारी के लिए कोटक महिंद्रा की एक रिक्वेस्ट आई थी, उसको उन्होंने मंजूर कर लिया। और सोनाटा एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनका काम हो तो लोगों को कर्ज बांटना, इसके अलावा सोने चांदी कह सकते हैं या जेवरातों को भी वो अपने पास रख करके और उनके बदले क्या देती है, नकदी देती हैं। और उसी के क्रम के अंदर जो अपनी कोटक महिंद्रा, उन्होंने 537 करोड़ रुपए दे करके 10% की हिस्सेदारी को क्या कर लिया, खरीद लिया है। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम उदय कोटक है, और हाल ही में वो चर्चा में रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने सीईओ एमडी पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह पे अशोक एक वासवानी नाम के व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल बैंकर हैं, उन्होंने उस पद को धारण किया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। देखते हैं, उदय कोटक इसके संस्थापक है, स्थापना 1985 में, और मुख्यालय इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में है। और बात करें इसके एटीएम्स की और इसकी शाखाओं की, तो शाखाएं इसकी 1780 हैं, जबकि एटीएम्स की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास इसके एटीएम्स भी देश भर के अंदर कार्यरत है। एचडीएफसी आईसीआई के बाद में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है एज ए निजी, और अधिग्रहण करने के बाद में 537 करोड़ रुपए उन्होंने सोनाटा को चुकाए और उसका अधिग्रहण कर लिया, और 10% की हिस्सेदारी अपने पास रख ली है। चलिए जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अगर बात करने वाली विश्व बैंक की बात करें, चाहे आईएमएफ की बात करें, वहां पर भारत की जो आर्थिक तरक्की है, जो आर्थिक वृद्धि, जो विकास दर है, वो सबसे ज्यादा आंकी जा रही है। चाइना जो था वो काफी सालों से आगे चल रहा था, लेकिन इस बार भारत ने पछाड़ते हुए आर्थिक विकास की जो दर है उसके अंदर सबसे ज्यादा तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई बढ़ने वाली है तो सिर्फ और ओनली कौन सी है, भारत है। तो भारत ने इस कीर्तिमान को स्थापित करते वर्तमान के अंदर भारत की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था है विश्व के अंदर। लेकिन बात पूछी जा रही है आपसे किसकी, एशियंस की। एशियन के अंदर नंबर 1 पे चीन है, उसके बाद में जापान, और थर्ड 1 पे कौन आता है, वो आता है भारत। अगर विश्व प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, थर्ड पे अपना जर्मनी, नंबर 4 पे जापान, और नंबर 5 पे भारत। लेकिन भारत, ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक भारत जो है वो जर्मनी और जापान को पछाड़ते हुए नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 25 बिलियन अरब डॉलर के आसपास अमेरिका है, 18 के आसपास
चाइना है और भारत की जो है वो 5 के आसपास है। तो भारत को और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर अपना नाम दर्ज करा लेगा। सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि एशिया के संदर्भ में बात करें तो जापान को पछाड़ करके भारत नंबर 2 जो है वो एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। इस प्रकार आपने मेरे साथ में देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। आपने ये जाने मेरे साथ में कि जापान को पछाड़ करके भारत एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये एक जो है एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई के माध्यम से डाटा का है और 2030 तक 7,300 अरब डॉलर के साथ में भारत एशियन जो कंट्रीज हैं उसके अंदर नंबर 2 पोजीशन पे आ जाएगा। और पहला जो चाइना ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है। तो इस सेशन जो कह सकते हैं कि इस करंट वाले जो सेशन के अंदर आपने 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जाने जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। टेलीग्राम और पीडीएफ की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से भी आप हमारी सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं और यहां से आपको आसानी से वहां पे आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में, प्यार बनाए रहिए और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।